हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 20 नवंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़, वर्ल्ड कप का फाइनल जो इंडिया हार गई है उसको प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने इसे लगातार मतलब कुल मिलाकर 6 बार ये उपलब्धि हासिल कर ली है। और 2003 में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था, उसी तरह 2023 में भी भारत ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप फाइनल में हार गया है। हालांकि जैसा कि हेडिंग में दिखाया गया है कि खुद के जाल में फंस गई टीम इंडिया, क्योंकि जो पिच है वो स्लो पिच बनाई गई थी, यानी कि पानी की बौछार हल्की की गई थी, यानी कि नमी बहुत कम रखी गई थी और हार्ड बुलडोजर चलाया गया था, भारी बुलडोजर चलाया गया था ताकि जो पिच है वो ज़्यादा हार्ड हो सके। तो उसका ये इसलिए किया गया था कि ताकि जो रन की गति है वो स्लो हो सके। और इंडिया ने शायद ये सोचा था, कप्तान रोहित शर्मा ने, कि टॉस वो जीतेंगे तो पहले बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया करेगी, लेकिन पहले ही जाल में वहीं से वो फंस गई टीम इंडिया। और इसमें जो रन की गति थी, रोहित शर्मा ने स्टार्टिंग में तो स्पीड बनाया लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं किया जा सका। पार्टनरशिप भी हुई कोहली और केएल राहुल के बीच, लेकिन वो काफ़ी स्लो गति से हुई थी, इसलिए भी सिर्फ और सिर्फ 240 रन का ही टारगेट इसमें दिया गया, जिसे 43वें ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने 241 रन बनाकर हासिल कर लिया। इसमें जो उनके बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के हेड, उन्होंने शतकीय पारी खेली और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ऑस्ट्रेलिया के जीतने में। तो एक तरीके से सपना टूट सा गया और सभी को दुख हुआ, मुझे भी हुआ। तो अब अगले विश्व कप का इंतज़ार होगा। इसमें देखिए, विजेता को मिले हैं 33 करोड़ रुपए और उपविजेता को मिले हैं 16 करोड़ रुपए, जैसा कि आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है, कांग्रेस नेता एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। ये न्यूज़ है राजस्थान में जो चुनावी रैली की जा रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्रिकेट के अंदाज में ही नजर आए और वो बोले कि हमेशा कांग्रेस के जो एक दूसरे नेता हैं एक दूसरे को रन आउट करने पे लगे रहते हैं और अन्य मुद्दों पर वो बात नहीं करते हैं, खुद गलतियां करके हिट विकेट हो जाते हैं, जो बाकी बच भी जाते हैं वो रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग करते नज़र आते हैं। टीम इतनी ख़राब हो चुकी है, रन नहीं बनते हैं, पोलिंग बूथ पर इनकी टीम जाती नहीं है, यानी कि मैदान में जाती नहीं है। ये सब बातें उन्होंने क्रिकेट के अंदाज में कही हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कमियां गिनाई कांग्रेस की और ये बोला कि इस बार राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा में, इस बार उनकी पार्टी यानी कि भाजपा जीत रही है और राजस्थान का विकास संभव हो पाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बचाव अभियान ने पकड़ी रफ्तार, 6 स्थानों पर चल रहा है काम। देखिए, 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना की जो निर्माणाधीन सुरंग है वो 12 नवंबर को धंस गई थी, यानी कि दीपावली वाले दिन, और उसमें 41 श्रमिक फंस गए थे और उसको अब निकालने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय की टीम ने इसमें कमान संभाली है और 6 स्थानों पर बचाव अभियान इसमें चलाया जा रहा है। जिस स्थान पर वर्टिकल बोरिंग की तैयारी भी की जा रही है, वहां तक पहुंचने के लिए रविवार शाम तक 1.3 किलोमीटर सड़क तैयार कर ली गई है। इस स्थल पर बचाव अभियान में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के जवान, इंजीनियर और टोटल 230 श्रमिक जुटे हुए हैं। इस बीच सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी वहां पर पहुंचे और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी को चुनाव लड़ने की इजाज़त अभी नहीं मिली है। देखिए, बांग्लादेश की जो शीर्ष अदालत है उसने रविवार को देश की सबसे बड़ी इस्लामिक राजनीतिक पार्टी की उस अपील को खारिज कर दिया गया जिसमें 2013 में इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बांग्लादेश जमाते इस्लामी पार्टी को संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए चुनाव में भाग लेने से रोक दिया गया है। बांग्लादेश में अगला जो राष्ट्रीय चुनाव होने वाला है वो 7 जनवरी को संपन्न होगा। यह फैसला मुख्य जो न्यायाधीश हैं बांग्लादेश के ओबैदुल हसन की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय डिवीजन की 5 सदस्यीय पीठ ने सुनाया है।
10 साल पहले आए उच्च न्यायालय के फैसले से पार्टी का पंजीकरण रद्द हो गया था, जिससे उसे चुनाव में भाग लेने से रोक दिया गया था, लेकिन राजनीतिक भागीदारी से प्रतिबंधित नहीं किया गया था। यह फैसला पाकिस्तान के खिलाफ देश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम का विरोध करने के लिए पार्टी पर प्रतिबंध लगाने के बीच ये मांग आई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि आईआईटी के सेंसर से प्रदूषण की होगी सघन निगरानी। देखिए आईआईटी कानपुर ने जो दिल्ली में जिस तरीके से हालात हैं, तो अभी तक तो इसमें देखिए आर्टिफिशियल रेनिंग कराई जा रही थी, यानी कि कृत्रिम वर्षा कराई जा रही थी, लेकिन उससे भी स्थिति अभी नियंत्रण में नहीं है। आपको पता होगा कि AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो माप है वो 350 से 400 के बीच काफ़ी गंभीर स्थिति में मानी जाती है, और पिछले दिनों 400 प्लस चला गया था मामला, 434 तक गया था, 445 तक गया था। उसके बाद अब जब स्थिति नॉर्मल भी हुई है इतने दिनों में, तो भी मामला 380 और 384 के बीच बना हुआ है, यानी कि स्थिति अभी भी वहाँ पर गंभीर है। तो जो घटता स्तर है उससे भी राहत नहीं मिल रही है। प्रदूषित हवा का एयर शेड यानी कि वायु समूह किस क्षेत्र में निर्मित हो रहा है और हवा के बहाव से यह किस दिशा में कहाँ तक पहुँचने की इसकी संभावना है, ये सेंसर पहले ही बता देगा, जो आईआईटी कानपुर की तरफ से तैयार किया गया है। विश्लेषण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और मशीन लर्निंग यानी कि ML को शामिल किया गया है। आत्मन इसको नाम दिया गया है। आत्मन मतलब एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर एयर क्वालिटी आई इंडिकेटर। देश में पहली बार वायु प्रदूषण की वास्तविक स्थिति और उसके स्रोत की पहचान की जा रही है। सेंटर की ओर से उत्तर प्रदेश और बिहार के हर विकास खंड में लगाए जा रहे प्रदूषण मापी सेंसर से वायु गुणवत्ता की तस्वीर दिखने लगी है, और पाया गया है कि दोनों राज्यों में ऐसे भी जिले हैं जहां प्रदूषणकारी गैसों का उत्सर्जन सामान्य यानी कि शून्य है, वहां प्रदूषण अच्छा है। इसमें टोटल वायु गुणवत्ता जांचने के लिए 1400 स्वदेशी सेंसर लगाए जा रहे हैं। जो आत्मन सेंटर के प्रमुख और आईआईटी के सिविल इंजीनियरिंग व सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर हैं सच्चिदानंद त्रिपाठी, उन्होंने बताया कि यूपी और बिहार के सभी विकासखंड और शहरों में वायु गुणवत्ता जांचने वाले 1400 स्वदेशी सेंसर लगाए जा रहे हैं, जो 18 नवंबर 2023 तक 846 सेंसर लगाए भी जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में हम यहाँ पर स्कूल कर्मियों के वेतन मामले पर गठित करें उच्चाधिकार प्राप्त समिति, हाईकोर्ट। देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों और मान्यता प्राप्त निजी गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों के कर्मचारियों को वेतन और बकाये के भुगतान के संबंध में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्देश दिया है। इसमें न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की पीठ ने ये बोला है कि जिस तरीके से टीचर आंदोलन कर रहे हैं या कार्य नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ वेतन के लिए कार्य ना करना एक गंभीर समस्या है, और इससे बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित होती है। इस पर सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर सरकार इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है तो हम उसमें एक समिति का गठन करेंगे और समिति हमें जल्द से जल्द इस पर रिपोर्ट सौंपेगी। अदालत ने कहा कि समिति को यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था बनानी चाहिए कि स्कूल के पास अपेक्षित धन होने के बावजूद कर्मचारियों को उनका बकाया भुगतान किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि समिति को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्कूलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शिकायतों का भी समाधान किया जाए, यानी कि जो रिटायर हो गए हैं उनकी कोई शिकायत है तो उसका भी समाधान किया जाए। समिति को इस पहलू पर गौर करना चाहिए, और क्या अवैध रूप से नियुक्त किए गए कर्मचारी छठे और सातवें वेतन आयोग के बकाये के हकदार हैं, इस पर भी समिति रिपोर्ट सौंपेगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। साइबर सुरक्षा मजबूत करने के कदम उठाएं बैंक, वित्त मंत्रालय। अब ये ऐसा मामला क्यों उठा है? देखिए यूको बैंक में अभी क्या हुआ था कि IMPS यानी कि जो त्वरित भुगतान एक होता है जिसमें बैंक से बैंक टू बैंक या फिर बैंक से अदर बैंक में जल्दी ही भुगतान किया जा सकता है, ये एक डिजिटलीकरण का माध्यम है। तो उसमें क्या हुआ था कि 820 करोड़ रुपए कुछ लोगों के खाते में गलत तरीके से चले गए थे, ये IMPS के द्वारा। तो उसमें क्या, और इसको रेगुलेट कौन करता है? NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसमें क्या हुआ था, जिनके खातों में ये पैसे चले गए थे उन खातों को तुरंत सीज किया गया बैंक द्वारा, और इसमें 649 करोड़ रुपए की 649 करोड़ रुपए की रिकवरी भी हो गई थी।
रिकवरी भी कर ली गई थी, यानी कि लगभग 80% की रिकवरी हो गई थी, बाकी की रिकवरी नहीं हो पाई है, उसमें बैंक अभी लगा हुआ है। तो वित्तीय क्षेत्र में जिस तरीके से डिजिटलीकरण के बीच वित्त मंत्रालय और आरबीआई नियमित अंतराल पर बैंकों को इस बारे में जागरूक कर रहे हैं कि कोई और जो मतलब उनका साइबर पोर्शन है उसको और मजबूत किया जाए ताकि इस तरीके की घटनाओं से बचा जा सके। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि चालू वित्त वर्ष में 90% आरटीआई अपील और शिकायतें निस्तारित। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया ने रविवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में सूचना के अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत अपील और शिकायत की निस्तारण दर 90% से अधिक रही है। सामरिया ने केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को बैठक के दौरान यह जानकारी दी है। बैठक में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरटीआई अपीलों के निपटान में वृद्धि के साथ लंबित मामलों में गिरावट होने पर केंद्रीय सूचना आयोग की सराहना की है। 9 नवंबर तक उपलब्ध CIC आंकड़ों के अनुसार प्राप्त 12,695 में से 11,499 आरटीआई अपील और शिकायत निस्तारण किए गए हैं। इस प्रकार निपटारण की जो दर है वो 90% पहुंच गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि पाठ्यक्रम में वेदों को शामिल करने को 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने पाठ्यक्रम में वेदों और भारतीय भाषाओं को शामिल करने के उद्देश्य से 100 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। जो छात्र वैदिक बोर्ड द्वारा दी जाने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं वे अब चिकित्सा और इंजीनियरिंग सहित उच्च शिक्षा के लिए किसी भी कॉलेज में शामिल होने के पात्र होंगे। यह निर्णय सरकार द्वारा नामित निकाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज द्वारा हाल ही में वैदिक शिक्षा को फिर से शुरू करने पर सहमति के बाद आया है। इस निर्णय से भारतीय शिक्षा बोर्ड यानी कि BCB, महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड और महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान जैसे बोर्ड वैदिक बोर्ड के छात्र लाभान्वित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि क्या जेल में बंद व्यक्ति मंत्री बना रह सकता है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि कोई अगर आपराधिक मामलों में संलिप्त है तो उसे मंत्री या फिर संवैधानिक दर्जा प्राप्त मंत्री कैसे बनाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फिर सवाल उठाया है कि गिरफ्तार हुआ व्यक्ति, जेल में बंद व्यक्ति मंत्री बना रह सकता है। इस बार ये जो पूरा मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में ईडी द्वारा जो गिरफ्तार किए गए हैं तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को मंत्री पद से हटाने की मांग पर पहुंचा है। मद्रास हाईकोर्ट से सेंथिल बालाजी को मंत्री पद से हटाने का आदेश नहीं मिलने के बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति दाखिल कर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में विस्तृत कोई सुनवाई कर देता है तो फिर सरकार बाध्य हो जाएगी, राज्यपाल बाध्य हो जाएंगे कि इनको इनके पद से हटाया जाए। आपकी क्या राय है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या कोई व्यक्ति पर आपराधिक या फिर आय से अधिक संपत्ति का केस चल रहा है या फिर वो जेल में किसी भी कारण से बंद है तो क्या वो चुनाव लड़ सकता है और क्या वो मंत्री बन सकता है, ये आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आज। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री वार्ता सोमवार को नई दिल्ली में होगी। इसमें रणनीतिक रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा की उम्मीद है। वार्ता में पहले रविवार को ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्शल भारत पहुंचे हैं। 2+2 वार्ता होती क्या है? देखिए 2+2 वार्ता होती है जब दो देशों के दो विभागों के मंत्री आपस में किसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। जैसे अभी अमेरिका से 2+2 की वार्ता हुई थी जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री, इंडिया के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री, इस तरीके से दो मंत्रालय के जो अध्यक्ष होते हैं या फिर मंत्री होते हैं वे आपस में बातचीत करते हैं। इसमें विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 20 नवंबर को नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्शन और विदेश मंत्री पेनी वॉग के साथ भारत के साथ जो ऑस्ट्रेलिया की ये दूसरी 2+2 वार्ता है उसको संबोधित करेंगे या उसमें शिरकत लेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। कोविड वॉरियर्स को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार।
देखिए, शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 रविवार को देश के कोविड वॉरियर्स के प्रतिनिधियों के रूप में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया है। इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर पूर्व उपराष्ट्रपति M हामिद अंसारी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शरद कुमार अग्रवाल और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट राय के जॉर्ज को यह पुरस्कार दिया है। पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कहा कि यह पुरस्कार प्रत्येक डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल और वर्कर्स को उनकी निस्वार्थ सेवा, अडिग समर्पण और विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ रहने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि अडानी हिंडनबर्ग विवाद में सेबी के विरुद्ध अवमानना कार्रवाई की मांग। देखिए, अडानी ग्रुप द्वारा शेयरों की कीमतों में हेराफेरी के आरोपों पर अपनी जांच पूरी करने और रिपोर्ट दाखिल करने में कथित रूप से समय सीमा का उल्लंघन करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के विरुद्ध अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका विशाल तिवारी ने दाखिल की है। याचिका में उनका कहना है कि सेबी को दी गई समय सीमा के बावजूद वह अदालत में निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है और अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। देखिए, मामला यह है कि सेबी ने अपने कुछ शेयर्स की हेराफेरी करके उनको उचित यानी कि बढ़े मूल्य पर शेयर मार्केट में लिस्टेड किया और उससे मुनाफा कमाया, मतलब उसे कम दाम में खरीदा और फिर महंगे दामों पर उसे बेच दिया। तो ये एक हेराफेरी का मामला सेबी में चल रहा है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे के किनारे बनेंगे 30 औद्योगिक गलियारे। देखिए, एक्सप्रेस वे के जरिए प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ ही अब इनके किनारे औद्योगिक केंद्रों की स्थापना के लिए औद्योगिक गलियारे विकसित किए जाने की योजना अमल में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि यूपीडा ने औद्योगिक गलियारे के लिए 30 स्थलों का चयन कर लिया है। यूपीडा प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवेज के किनारे औद्योगिक गलियारों की स्थापना करेगा। इसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एवं गंगा एक्सप्रेसवे शामिल हैं। 5800 हेक्टेयर पर विकसित होने वाले औद्योगिक गलियारे के निर्माण पर करीब 7000 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान लगाया गया है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि निवेश का मौका, इस सप्ताह खुलेंगे 5 IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। सबसे पहले आप ये जानिए कि IPO होता क्या है। जब कोई कंपनी अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचती है या फिर कुछ धन उसे जुटाना होता है तो वो क्या करता है कि अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स बेच देते हैं। बेचने के लिए माध्यम क्या होता है? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में पहले वो कंपनी लिस्टेड होती है और फिर कुछ शेयर वो बेचते हैं जिसे आम जनता खरीद सकती है। जैसे हम और आप अगर ट्रेडिंग करते हैं, आप मार्केट ट्रेडिंग आप जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं तो डिजिटली तौर पर आप जब किसी कंपनी के कुछ शेयर खरीदते हैं उसे ट्रेडिंग बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर 5 IPO आ रहे हैं जिसमें टाटा टेक्नोलॉजीज़ है, इरेडा है, फेडफिना है, फ्लेयर राइटिंग है, गंधार ऑयल है। तो ये 5 IPO आ रहे हैं। इसमें क्या कर, जैसे टाटा ने बेस प्राइस रखा है 475 से 500 के बीच। इससे जो कंपनियां हैं वो 7300 करोड़ से ज़्यादा राशि जुटाएंगी। तो IPO का मतलब आपको समझ में आ गया। IPO का मतलब आप कंपनी के कुछ मालिक बन सकते हैं, कुछ शेयर खरीद सकते हैं। तो वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही यानी कि जुलाई सितंबर 2023 के दौरान भारतीय बाजार में 31 IPO आ चुके हैं। इनके जरिए कंपनियों ने 26,300 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। इसमें 2022 की समान अवधि के मुकाबले 26% की कमी रही है, जबकि कमी हुई है। तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए टाटा टेक्नोलॉजीज़ को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टाटा के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो ये प्राइस आपको 475 से 500 बेस प्राइस रखा गया है, ये ज़रूर आपको अगले साल तक 650 से 700 प्राइस दे सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं।
सितंबर तिमाही में नए फंड ऑफर से 22,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे। जुलाई सितंबर 2023 तिमाही के दौरान म्यूचुअल फंड हाउस ने नए फंड ऑफर के जरिए 22,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है और इसमें इसी वर्ष की जून तिमाही के मुकाबले 4 गुना की बढ़ोतरी रही है। बीती तिमाही में कुल 48 नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं। मॉर्निंग स्टार इंडिया के डाटा के अनुसार अप्रैल जून 2023 के दौरान म्यूचुअल फंड ने 25 NFO के जरिए 5,539 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। फेयर्स के वाइस प्रेसिडेंट सोद गोपाल कलिरेड्डी ने कहा है कि आने वाली तिमाही में और अधिक NFO के आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जो केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसमें महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों की वित्तीय मदद की जा रही है और यह प्रधानमंत्री स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के लाभार्थियों को मंजूरी पत्र वितरित करते हुए सीतारमण ने कहा कि अधिकारियों को शामिल नहीं किए गए जो पहचान उनको करनी है। इस योजना का लाभ उन तक पहुंचाना है जिनको इसकी ज़रूरत है। और वित्त मंत्री ने जन धन आधार मोबाइल तिकड़ी की शुरुआत को याद करते हुए कहा कि एक लाभार्थी आधार कार्ड हासिल करने के बाद एक बैंक खाता खोल सकता है और उसके खाते में केंद्र से सीधे वित्तीय सहायता भेजी जा सकती है। भारत की विकास गाथा में शामिल होने के लिए लौट रहे हैं उद्यमी। उद्योग संगठन नेस्कॉम के पूर्व चेयरमैन सौरभ श्रीवास्तव ने कहा है कि देश की विकास गाथा में शामिल होने के लिए अमेरिका और यूरोप से भारतीय उद्यमी वापस लौट रहे हैं। 15 से 17 नवंबर के दौरान आयोजित सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंचे श्रीवास्तव ने कार्यक्रम से इतर बात करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और यहां अवसर भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह भारतीय आर्थिक को दोहरे अंक में बढ़ते देखना चाहते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, रुपए को अभी हार्ड करेंसी बनाने की दिशा में कदम ना उठाएं। तो सबसे पहले ये जानिए कि हार्ड करेंसी होती क्या है। देखिए, जिस मुद्रा का विदेश व्यापार के लिए विनिमय आसान हो और जिसके गिरने की आशंका बहुत कम हो उसे हार्ड करेंसी कहा जाता है। अमेरिकी डॉलर सबसे प्रमुख हार्ड करेंसी है। इसे अक्सर दुनिया की प्राथमिक आरक्षित मुद्रा भी माना जाता है। इसका उपयोग अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में होता है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए दुनिया भर में हार्ड करेंसी को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। यानी कि अभी की जो हार्ड करेंसी है वो है अमेरिकी डॉलर। देखिए, आर्थिक थिंक टैंक GTRI ने कहा है कि भारत को अभी भारतीय रुपए को हार्ड करेंसी नहीं बनाना चाहिए। रविवार को GTRI ने सुझाव दिया है कि भारत को मध्यम आय वाला देश बनना चाहिए और फिर इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। GTRI ने कहा है कि ऐसा होने तक स्थानीय मुद्रा में वैश्विक व्यापार निपटान को बढ़ावा देना चाहिए। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक किसी भी मुद्रा को हार्ड करेंसी बनाना एक जटिल प्रक्रिया है जो कई महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करती है। आर्थिक थिंक टैंक ने कहा है कि आर्थिक स्थिरता सबसे ऊपर है। एक न्यूज़ काफ़ी सोशल मीडिया पे चल रही थी कि आर्थिकी के $4 ट्रिलियन होने की चर्चा, यानी कि इसमें गलत न्यूज़ फैलाई गई है और इसमें गौतम अदानी को इसमें दिखाया जा रहा है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को दिखाया जा रहा है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इसमें दिखाया जा रहा है कि ये लोग बता रहे हैं कि जो भारत की आर्थिक गति है वो 4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो कि खंडन किया है वित्त मंत्रालय ने इस न्यूज़ का। और इस न्यूज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम डिस्कस करें। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बांग्लादेश में चुनावी, जो हमने पहले पेज पर न्यूज़ देख ली थी, गाजा पट्टी की लड़ाई, फिलिस्तीनियों ने भारत में भेजी मानवीय मदद, इसको भी स्किप करेंगे हम। मालदीव ने कहा भारत संग 100 से ज़्यादा समझौतों की समीक्षा कर रहे हैं। देखिए, मालदीव के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि उनके देश में 77 भारतीय सैन्यकर्मी हैं। साथ ही मालदीव की नई सरकार भारत के साथ किए गए 100 से अधिक समझौतों की समीक्षा कर रही है। एक दिन पहले ही राष्ट्रपति मोहम्मद मुइल्लू ने कहा कि भारत से अपने सैन्यकर्मियों को वापस बुलाने की औपचारिकता तौर पर आग्रह किया था। राष्ट्रपति कार्यालय में सार्वजनिक नीति के अवर सचिव मोहम्मद फिरजुल अब्दुल खलील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नए प्रशासन ने
पता लगाया है कि मालदीव में 77 भारतीय सैन्य कर्मी हैं। 24 भारतीय सैन्य कर्मी पहले हेलीकॉप्टर के प्रबंधन के लिए, 25 सैन्य कर्मी डोर्नियर एयरक्राफ्ट का प्रबंधन करने के लिए और 26 सैन्य कर्मी दूसरे हेलीकॉप्टर का प्रबंधन करने के लिए हैं। 2 अन्य मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग के लिए वहां पर मौजूद हैं। चलिए, तो ये आज का यानी कि 20 नवंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।